So this is our teaching session at abnormal vaginal bleeding. इससे पहले I will recommend you to listen my 2 pre-recorded videos. और एक है हिस्ट्री कैसे लेनी है abnormal vaginal bleeding की, और एक है कि आपने डायग्नोसिस कैसे बनाना है. वो डिटेल में है, और ये जो अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा क्विक है. तो हमें सर्टन जो है रूल सेट करने हैं कि आफ्टर बायोडाटा इंक्वायरी पेशेंट को बोलने देना है. और ये रूल्स कोई नए नहीं है, मैंने नहीं इजाद किए. ये आपने जो भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नेशनल कोई भी किताब पढ़ लो, आस्क पेशेंट टू टेल हर कंसर्न्स, हर जगह लिखा होता है कि मरीज को बोलने दें. ये एकदम से बायोडाटा लेते ही उसके ऊपर ना गोलियों की बुछाड़ ना कर दें. नाम बताओ कहाँ से आई हो, कब से ये मसला है, कितना सवेयर है, उसके साथ ये हो गया वो हो गया. लेट हर टू स्पीक यार, 1 मिनट उसको बोलने दो. ठीक है. प्रोसीड केस विद द सिस्टमैटिक वे. जो भी हिस्ट्री है तुम्हारे, शॉर्ट केस, लॉन्ग केस, व्हाटएवर, जिंदगी में कहीं भी बैठो, इफ यू आर टेकिंग हिस्ट्री, आपने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं हमेशा, ताकि हम एक स्टैंडर्ड तरीके को फॉलो करेंगे तो हम मैनेजमेंट तक पहुंचेंगे ना. ठीक है. एक होता है सिराते मुस्तकीम, और उस सिराते मुस्तकीम पे हम चलेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी है कि हम सही जगह पे पहुंच जाएंगे. बट हम हैक्स लगाएंगे, शॉर्टकट्स मारेंगे, तो प्रोबेबिलिटी है कि हम शायद जल्दी पहुंच जाए, लेकिन वो एक तुक्का है. फॉरएवर हम हर दफा नहीं पहुंच सकते उस पर. अब अजान हो रही है. ठीक है. ठीक है. तो आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने ही करने. आपने बायोडाटा एक स्टैंडर्ड वे में लेना ही लेना. आपने पेशेंट को 1 मिनट देना ही देना बोलने के लिए. ठीक है. अब जब आपने पेशेंट अब हमेशा ना एक होता है हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस, एक होता है एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस, और एक होता है इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस. पहले लॉन्ग केसेस में इन तीनों को कंबाइन करके ना हम बनाते थे अपना फर्स्ट डायग्नोसिस. बट अब शॉर्ट केसेस में ये हो गया कि आपने हिस्ट्री लेनी है और हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस बनाना है. आपने एग्जामिनेशन करना है और आपने एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस बनाना है. आपको इन्वेस्टिगेशन दी जाएंगी, आपने इन्वेस्टिगेशन बेस्ड डायग्नोसिस बनाना है. एंड इन सर्टेन केसेस दे विल कंबाइन ऑल ऑफ दीज. फिर इन सबको मिक्स करके बनाना है. बट अगर आप बना रहे हो डायग्नोसिस और आपकी हिस्ट्री मैच नहीं कर रही आपकी एग्जामिनेशन से, या आपकी इन्वेस्टिगेशन मैच नहीं कर रही एग्जामिनेशन से, तो 70% प्रायोरिटी जो है वो एग्जामिनेशन की है. या तो हिस्ट्री सही नहीं ली या इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हुई, ये पॉसिबिलिटीज हैं. बट अगर आपकी फाइंडिंग्स अच्छी हैं, एग्जामिनेशन सही है, तो फिर फॉलो एग्जामिनेशन. चलें, ये आपने कुछ सर्टन अपनी जिंदगी में ना, अपनी क्लिनिकल लाइफ में रूल सेट करने हैं, और ये हमेशा इनको याद रखना है. रेयरली इन्वेस्टिगेशन स्कैन आपको मिलता है. ठीक है. तो मैक्सिमम स्टेशंस पे आपसे बात आपकी क्लिनिकल अप्रोच की होती है. और ये एग्जाम जो है, इसका नाम ही टॉक्स है, टास्क ओरिएंटेड क्लिनिकल असेसमेंट है. इन्वेस्टिगेशन ओरिएंटेड असेसमेंट नहीं है, वो तो गूगल पे भी हो जाती है. दिस एग्जाम असेस ओनली योर क्लिनिकल अप्रोच. आपके 90% स्टेशंस जो हैं टॉक्स के, दे विल ओनली असेस यू हाउ गुड यू आर इन योर क्लिनिकल अप्रोच. दे विल नॉट पास यू. अगर आपको पता है, उनको ये होता है कि हिस्ट्री, ये इन्वेस्टिगेशन कराने वाला डॉक्टर है, सो इन्वेस्टिगेशन करा के पता चल रहा है इसको. ठीक है. तो एनीमिया क्लिनिकली पिक करो, शुगर भी क्लिनिकली पिक करो. ठीक है. कॉम्प्लिकेशंस भी क्लिनिकली पिक करो. हर किस्म की 90% जो चीजें हैं गाइनियोब्स की, वो क्लिनिकली पिक हो जाती हैं. इन्वेस्टिगेशन सिर्फ उनको रीइंफोर्स करती है. अगर इन्वेस्टिगेशन खराब है तो हिस्ट्री या एग्जामिनेशन को नहीं चेंज करना, इन्वेस्टिगेशन को रिपीट करना है. आपको पेशेंट पेल लग रहा है तो वो है एनीमिया, सिम्टम के साथ आया है तो है एनीमिया. HB वो 20 भी दे दें. तो AEB के फीचर्स में सबसे पहले हमने डिसाइड किया हुआ है ना, दिस इज अवर कोई हमारा चौथा सेशन है. हमने डिसाइड किया हुआ है कि जब स्टेप 1 पे मरीज आएगी तो हमने 1 मिनट उसको देना है कि वो बताए अपनी बात. मैंने कल हाइपरटेंशन का एक डेमो केस लेके तुम्हें बताया था कि मरीज आता है तो कैसे अप्रोच करना है. तो वैसे ही उसको बोलने दिया
फिर आप शुरू हो जाएं, आप पूछें उससे कि ये जो माहवारी खराब आ रही है, इसका पैटर्न क्या, कब से ऑनसेट क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, ये सवेयर क्या है। फिर आपने इसका एचएमबी को क्वांटिफाई करने के या इसकी सेवेरिटी देखने के लिए ये कुछ इसके क्वेश्चनेयर हैं वो पूछने हैं, पैटर्न, वॉल्यूम, रेगुलर है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, ड्यूरेशन क्या है, या एसोसिएशन अदर फीचर्स की जैसे इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग, पोस्ट ब्लीडिंग, पेन या डिस्चार्ज तो नहीं है। ठीक है, पैटर्न से मुराद है रेगुलर है या नहीं, वॉल्यूम से मुराद है कि कितना हैवी है, अगर हैवी है तो फिर इसकी डिटेल पूछनी है, कितने पैड्स, कितने पतले पैड, मोटे पैड, होम मेड पैड, कितने सोक, पार्शली फुल, क्लॉट है या नहीं, मतलब पीछे बढ़ जाओ फिर इसके, रेगुलर है या नहीं। समटाइम अगर कोई ब्लीडिंग पैटर्न रेगुलर फॉलो कर रहा है, मतलब साइक्लिकल नहीं है, 28 या 35 का नहीं है, बट हर 20 डे के बाद 20 डेज के लिए आ रहा है, तो इसको भी रेगुलर समझा जाता है। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी अर्ली होती है, वो मैंने बोला था ना यूट्राइन नहीं होते, वो विरियन होते हैं या फिर वो पिट्यूटरी काजेज होते हैं। ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो एक 7 दिन के लिए ब्लीड करती है, एक 10 दिन के लिए ब्लीड करती है। जो 10 दिन के लिए ब्लीड कर रही है ना, वो यूट्राइन काजेज नहीं होती, लेस लाइकली दे आर यूट्राइन काजेज। उसमें वो ये प्रोजेस्टेरॉन अच्छा नहीं होता, स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, कार्पस लूटियम अच्छा नहीं बनता, एन्यूरिटरी प्रॉब्लम्स, लूटियल फेस डिफेक्ट्स और बहुत सारे मसले। तो यूजुअली ड्यूरेशन के मसले होंगे या फ्रीक्वेंसी के जो मसले होंगे, उनकी जिम्मेदारी नॉन यूट्राइन काजेज पे ज्यादा है। यूट्राइन काजेज में जो है वॉल्यूम ज्यादा कल्प्रिट है, या यूट्राइन काजेज में इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग, पोस्ट ब्लीडिंग कल्प्रिट है। डिस्चार्ज के साथ प्रॉब्लम है यूट्राइन काजेज में। पेन अगर हो रहा है ना, तो 50% यूट्राइन काजेज है, 50% नहीं भी है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्राइन काज नहीं है। However, आपने पेट स्टेप 1 पे, अगर आप अच्छे हो स्टेप 1 में, तो ये आप पे वाजिब है कि आफ्टर एंडिंग योर स्टेप 1 यू हैव शॉर्ट लिस्टेड सर्टन डायग्नोसिस। मतलब एबनॉर्मल ब्लीडिंग का सिनेरियो था, तो आपको पहुंच जाना चाहिए कि इसकी लाइकली रीजन फाइब्राइड है, इसकी लाइकली रीजन एडिनो है, ये लाइकली जो है इट इज गोइंग टू बी ओवुलेटरी प्रॉब्लम, लाइकली इट इज गोइंग टू बी अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। स्टेप 1 पे ये काम कर लेना है, हिस्ट्री बेस्ड इंप्रेशन बना लेना है स्टेप 1 पे। स्टेप 2 पे जो इंप्रेशन बना है ना, वो उसके रिस्पेक्टर्स निकाल लें कि इसको हाइपरप्लेजिया लग रहा है या एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी लग रही है, तो इसको क्यों है, मोटी है, फैमिली हिस्ट्री है, टमोक्सिफिन खा रही है, पीसीओ तो नहीं है ना, इनफर्टिलिटी तो नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई और उसको प्रॉब्लम है, एनीमिक है, थायराइड है, कान में भी दर्द है, वो जो भी चीजें हैं सब यहाँ आ जाएंगी रिस्क इवैल्यूएशन में। स्टेप 3 साइड बाय साइड एग्जामिनेशन की होना चाहिए। एग्जामिनेशन जो प्रोवाइड किया गया है या आपने खुद किया है, उसकी फाइंडिंग्स को देखो और ये अपना स्टेप 3 वाइजली प्लान करो। ठीक है, इसी में आपने पूछना है कितना वर्कअप हो चुका है पहले, इंक्लूडिंग हर प्रीवियस ट्रीटमेंट, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, और इंक्लूडिंग हर प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और इसे डिस्कस करें व्हाट शी वांट, कंजर्वेटिव प्लान चाहती है या डेफिनेटिव चाहती है। कंजर्वेटिव में मेडिकल और सर्जिकल का कैंडिडेट है, डेफिनेटिव में या हिस्टेक्टमी का कैंडिडेट है। अगर है तो फिर क्या वो समझती है कि व्हाट डज इट मीन बाय हिस्टेक्टमी। और फिर अगर ओवरी पे बात होती है, बीएसओ करनी है, हिस्टेक्टमी डिसाइड हो गया है, तो फिर बीएसओ करनी है या नहीं करनी। तो फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर्स की, साथ में कोई उसको एडिनेक्सल फुलनेस तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं आ रही, कोई अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन तो प्रोवाइड नहीं गई है जिसपे कोई ट्यूमर मार्कर की जरूरत पड़ रही है। तो जब तक आपने इस सिस्ट से जान नहीं छुड़ानी, तब तक हिस्टेक्टमी नहीं करनी। फिर आप इसको सिस्ट का पहले नतीजा निकाल लें। मतलब एक पेशेंट है जो इसको आप हिस्टेक्टमी करना चाह रहे हो, उसको कॉम्प्लेक्स एक एडिनेक्सल सिस्ट है, आप उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको फॉलो अप पे रखो, फिर ये जाती है ना, उसको पार लगाओ, उसको भी ट्यूमर मार्कर कराओ, साथ ही करो प्लान। सो
अच्छा वॉल्यूम अगर आपने पूछा है तो आपने कोई ना कोई ना अपना डिसीजन लेना है कि ये हैवी है या नॉर्मल है या लाइट है, क्योंकि एग्जामिनर ने पूछना है कि आप इस पैटर्न से को कैसे डिफाइन करोगे, मैडम ये हैवी, रेगुलर, फ्रीक्वेंट, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग है, ऐसे बोलना है ना। ये तो नहीं कि मैडम बस एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, वो क्वांटिफाई करो उसको कि कहाँ एबनॉर्मल है, वॉल्यूम के टर्म्स में एबनॉर्मल है, रेगुलरिटी के टर्म्स में एबनॉर्मल है, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एबनॉर्मल है, ड्यूरेशन के टर्म्स में एबनॉर्मल है, और यही पैटर्न बता देगा इसकी काज क्या है। मतलब मैं कहूँ एक हैवी, रेगुलर, नॉर्मल और हैवी, रेगुलर, नॉर्मल ब्लीडिंग है, नॉर्मल ड्यूरेशन की, आपका डीडी सामने है, क्या डीडी है इसका, वो विल टेल मी जी, क्या डीडी है, लाइकली हिस्ट्री बेस्ड डीडी बताएं। मैम यूट्राइन की कॉज हो सकता है। हाँ यूट्राइन काज है, मैंने बोला था ना, यूट्राइन काज में फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं होती और ड्यूरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होती, तो इट कुड बी फाइब्राइड, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अच्छा जो इरेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें अगर इंटरमस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं वो भी स्ट्रक्चरल होते हैं। ओवरऑल इरेगुलर को भी डिस्ट्रीब्यूट करें ना कि किस किस्म का इरेगुलर, प्रोलॉन्ग इरेगुलर ये सेंट्रल काजेज हैं या ओवेरियन काजेज हैं, हायर सेंटर्स हैं, ठीक है। बट अगर ड्यूरेशन नॉर्मल है, साइकिल हैवी है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई और साइक्लिकल ब्लीड है बट दरमियान में स्पॉटिंग इंटरमस्कुलर, देन इट इज फोकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर पेशेंट का जो वॉल्यूम लाइट है और रेगुलर है और नॉर्मल इन फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्टन इन ड्यूरेशन, ये क्या ड्यूटी है, स्पॉट डायग्नोसिस। तो पीसीओएस वाला से पिक्चर नहीं लग रही। नहीं नहीं स्पॉट डायग्नोसिस, लाइट साइकिल है, रेगुलर है, टाइम पे आ रहा है, नॉर्मल इन फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल और शॉर्टन इन ड्यूरेशन। अच्छा साइकिल को ना हमेशा नहीं पीसीओ का होता है, तो पीसीओ ओवरी का प्रॉब्लम है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल ना होती, फिर तो ये प्रोलॉन्ग हो जाता, नॉर्मल इनफ्रीक्वेंट होता है ना। अच्छा जब भी आपसे एग्जामिनर कहे ना, एग्जामिनर जब भी आपको कहे इस पैटर्न को बताएं, या आपका पेशेंट आ गया इस पैटर्न के साथ 6 महीने से ये मसला है, साल से ये मसला है, ऑलवेज कंपेयर इट विद प्रीवियस वन, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ गुड ड्यूटी। पहले ठीक था, अब 6 महीने के बाद से ठीक नहीं है और ये हालात हो गए हैं, तो ऐसा क्या हुआ है 6 महीने में, क्या हुआ है? हाँ जी पीआईडी पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी हो सकती है, वो भी तो ऐसा ही ब्लीड करते हैं। तो ठीक है, ओरल ओसीपीज वाले ऐसा ब्लीड कर सकते हैं, गुड डीडी, यस। और कोई पेरीमेनोपॉजल पीएचपी तो हो सकती है इसमें, बिल्कुल उसको मेंसेस नहीं, देखें पेरीमेनोपॉजल मैडम एज में एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट ओवेरियन में भी प्रॉब्लम है, साइकिल शॉर्ट होता है। नहीं पेरीमेनोपॉजल में तो साइकिल शॉर्ट राइजिंग होता है, जब एफएसएच राइजिंग हो तो साइकिल छोटा हो जाता है, क्या एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट में भी साइकिल शॉर्ट होगा और लाइट मेंसेस होंगे। नहीं पहले तो डिफाइन करें ना ये इशू पीसीओएस और हाइपोथायरायडिज्म। यार पीसीओ हाइपोथायरायडिज्म नॉन यूट्राइन काज है, पहले ये तो बताओ यूट्राइन काज है या नॉन यूट्राइन काज, ऐसा क्या है कि नॉन यूट्राइन काज है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई ना, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है नॉन यूट्राइन काजेस में, पीसीओ में, थायराइड में प्रोलॉन्ग साइकिल हो जाते हैं, और अगर प्री मेनोपॉजल है तो साइकिल शॉर्ट भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, एग्जैक्टली यूट्राइन काज है, इसमें एशरमैन हो सकता है। ओसीपी तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया ना, उसमें ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी आएगी, अदर फीचर्स भी आएंगे, बट स्टैंडर्ड जो है कि यूट्राइन प्रॉब्लम लग रही है कि साइकिल 6 महीने साल पहले ठीक था, अब कोई क्या ऐसा क्या हुआ है, अब वो आपने निकाला है ना ऐसा क्या हुआ है,
ये पैटर्न देख के आपको पता चल गया एशरमैन है, तो आप पूछें इससे कि क्या किया है इसने, इन्फेक्शन हुआ है, डीएनसी कराई है, क्या हुआ है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं ये कहूँ कि साइकिल नॉर्मल इन वॉल्यूम और नॉर्मल इन वॉल्यूम है बट इररेगुलर है और इनफ्रीक्वेंट है, इररेगुलर इनफ्रीक्वेंट नॉर्मल लाइट वटेवर और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का है। ये तो हायर सेंटर्स इररेगुलर, का हाँ ठीक है, या तो ओवेरियन फेलियर में जा रही है या एनोवल्यूशन हो रहा है, वो भी ऑब्वियसली उसमें ओवेरियन फेलियर भी होता है, तो नॉन ड्यूट्राइन काज है, ये ज्यादा इजी है बताना। बट अगर इनके साथ इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग आ रही है तो ये कंबाइन हो सकता है, मतलब ये ऐसा प्रॉब्लम है जो यूट्राइन भी है और जो ओवेरियन भी है। एक पेशेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, साइकिल भी जो है उसका हैवी हो गया है, ड्यूरेशन भी प्रोलॉन्ग हो गई है और साथ में इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग है, तो कोई ना कंबाइन पैथोलॉजी है। आपने फाइब्राइड के साथ पीसीओ नहीं देखे? फाइब्राइड के साथ प्रीमेनोपॉजल फेलियर्स भी होते हैं, तो आप निकाल लें। तो यू मस्ट मेक एन इम्प्रेशन। आपने यूट्राइन वजाइनल ब्लीडिंग को इतने अच्छे अंदाज में लेना है कि आपको पता हो कि ये किधर जा रहा है, व्हाट इज माय हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस, एग्जामिनेशन पे आपने उसको सिंक्रोनाइज करना है। ओके, कि हाउ टू एक्सक्लूड डीडीज। आपने फर्स्ट आपने एब्नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ मरीज आई, 1 मिनट उसको बोलने दिया, फिर आप बोलने लग गए ऑन से ड्यूरेशन सेवेरिटी के मार्कर सारे, फिर डीडीज पे आ जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये सब निकाल के पता चल गया कि भाई कोई मैस है, प्रेशर सिम्टम भी है और साइकिल टिपिकल वॉल्यूम में ज्यादा हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई और कोई जो है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई और ड्यूरेशन भी नहीं चेंज हुई, ठीक है, तो ये यूट्राइन काज है 70-80%। तो इसके साथ को एसोसिएटेड इंटरमस्कुलर ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, वो भी यूट्राइन काजेस की जिम्मेदारी है। और फाइब्राइड हर किस्म की ब्लीडिंग करा भी सकता है। आइडियल ब्लीडिंग इसकी जो होती है डिपेंड करता है ये है कहाँ का। सबमिकोजल है तो फिर कोई इसका दीन ईमान नहीं है, बट इफ इट इज इंट्राम्यूरल तो फिर ये आइडियल हैवी रेगुलरली कराता है और फिक्स ड्यूरेशन होती है, ठीक है। पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिस्चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो स्टेप 2 पे पहुंच जाएं, ठीक है। स्टेप 2 पे इसी को फाइब्राइड क्यों हुआ है, किन किन को फाइब्राइड होता है? फैमिली हिस्ट्री हो और इसके अलावा ओबीज हो, बेस्ट ठीक है, डायबिटीज एशियन रेस है, नली पैरिटी है। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन पॉइंट्स हैं कि मेरी पेशेंट को फाइब्राइड है, ब्लीडिंग पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, मैस है, रिस्क फैक्टर्स हैं, एग्जामिनेशन पे फाइंडिंग्स हैं, सो दिस इज फाइब्राइड, ठीक है। आप ऐसे सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरा डीडी फाइब्राइड है बिकॉज ये फाइब्राइड है। यू हैव टू डिफेंड योर, मेक योर रिस्क फैक्टर्स, कलेक्ट योर रिस्क फैक्टर्स फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो अगर हिस्ट्री में इरेगुलर साइकिल आ रहा है, हैवी है, स्पॉटिंग है, डिस्चार्ज है, पोस्टनाटल ब्लीडिंग है, इंटरमेस्टल ब्लीडिंग है, इनफर्टिलिटी है, इट इज पोलिप लाइकली। शक्ल समझ, मतलब पैटर्न समझते समझ सुनते ही समझ आ जाता है कि ये पोलिप की बात हो रही है। साइकिल रेगुलर है, हैवी है, पेन है, मल्टीपेरिटी है, सेक्शन हुए हुए हैं, डीएनसी हुई हुई है, एग्जामिनेशन पे बल्कि है, सॉफ्ट है और टेंडर है, सुनते ही समझ आ गया कि ये डीनो है। फाइब्राइड में रेगुलर है, मैस है, फर्म है, या एटिपिकल फीचर्स हर तरह की फाइब्राइड में आ जाती हैं, बट साथ में इनफर्टिलिटी है, फ्लैंक पेन, राइट फुलनेस भी है चाहे एडेनेक्सा में, तब भी ये फाइब्राइड है। अच्छा, सडन ऑनसेट है, रिस्क फैक्टर है, फेल और पुअर मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, ग्रोथ नजर आ रही है, बल्कि यूट्रस है, इट कुड बी नॉर्मल, लिम्फ नोड पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेलिग्नेंसी। और सम टाइम अर्ली स्टेजेस में यूट्रस सब बिल्कुल ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, एग्जामिनेशन पे सिर्फ हिस्ट्री होलनाक होती है, सडन सेवियर नॉट रिस्पॉन्डिंग, रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट, देन इट कुड बी अर्ली सीए। अच्छा, कोएगुलेशन प्रॉब्लम्स में साइकिल रेगुलर होते हैं यूजुअली, लेकिन साथ में जब भी आते हैं हैवी होता है, ब्रूजिंग होती है, टिकाई होती है, या कुछ और खारे होती हैं, एक्वायर्ड थ्रोम्बो ब्लीडिंग, एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर के साथ आ जाते हैं, वारफरिन हेपरिन खा के, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, ये कोएगुलेशन पे चले गए।
ओव्यूलेटरी तो उनमें पीसीओ के फीचर्स होंगे, मोटे होंगे, ओबीज होंगे, एरोटिज्म होगा, हीट एंड कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, नेक स्वेलिंग होगी, निपल डिस्चार्ज होगा, हेडेक होगा, एंटीसाइकोटिक खा रहे होंगे, या फिर हॉट फ्लशेस के साथ आ जाएंगे। ओव्यूलेटरी प्रॉब्लम्स हैं सारे। इन्फेक्शन वाले क्या कहेंगे कि साइकिल एंडोमेट्राइटिस में ना स्पॉटिंग होती है, रेगुलर साइकिल होता है, वही एशरमैन वाला सिनेरियो हो सकता है, हैवी भी हो सकता है, स्कंटी भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन साथ में फीवर आएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन की हिस्ट्री आएगी, ठीक है, एग्जामिनेशन पे टेंडरनेस मिलेगी, डीएंस मिल सकती हैं, यूट्रस रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी का मिल सकता है, और कॉइन ई से क्या है, ब्लीडिंग ऑफ एंडोमेट्रियल ओरिजिन, जिसे हम डीयू भी कहते हैं, मतलब सब कुछ ठीक है तो फिर हम कहते हैं बस फिर बीयू है या डीयू भी है, या फिर एवीएफ नॉट या डायग्नोस, मतलब वो जैसे डीएनसी के बाद लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो जाती है एवीएफ में, बहुत रेयर होता है बट होता तो है। तो सबम्यूकोसल फाइब्राइड मैनेजमेंट की बातें आ गई हैं। अच्छा, जो फाइब्राइड वाले मरीज हैं उनका टिपिकल ब्लीडिंग पैटर्न होता है, ये कॉमनेस पैथोलॉजी होती है, इनका बायोमेनुअल एग्जामिनेशन भी बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, ठीक है, लेकिन फाइब्राइड वाले लेस लाइकली मल्टीपैरस होते हैं, ठीक है, ये मोर ज्यादा लो पैरिटीज में होता है। एडेनोमाइसिस वाले मल्टीपैरस होते हैं, यूट्रस बड़ा होता है, हैवी होता है, डिस्मेनोरिया होता है वेसिकल के साथ। एंडोमेट्राइटिस वालों में सेप्टिक अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, कुछ ना कुछ उन्होंने काम किया होता है, तो साथ में उनको सिस्टमैटिक फीचर्स आ जाते हैं फीवर लाइक। और फिर ये वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि आपने कैसे इंडिविजुअलाइज करना है, कब कहना है कि भाई सेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करानी है, कब कहना है कि हमने एब्डोमिनल करनी है, कब कब कहना है कि हमने मायोमेक्टमी करनी है, कब कहना है हमने स्टेक्टमी करनी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको करेंगे किसी और केस के साथ डिस्कस। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, लेकिन ये दे आर इम्पोर्टेंट कि आपने कहा है कि मैडम मैंने तो इसकी सेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करनी है बिकॉज इट इज लेस इन्वेसिव, आई कैन इंस्पेक्ट कैविटी एट द सेम टाइम, इट इज डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक, इसमें अर्ली रिकवरी है, इसमें डिक्रीज रिस्क है मॉर्बिडिटी का। हाउएवर मैम इसकी मेंटेनेंस मुश्किल है, सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा लिमिटेड है, रिकरेंस हो जाती है मायोमेक्टमी करने के बाद, ये सेरोस्कोपी के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, परफोरेशन, फ्लूइड ओवरलोड, इन्फेक्शन। मेरी पेशेंट से मैं डिस्कस कर लूंगी, अगर वो आउटवे कर जाती है, बेनिफिट्स अच्छे हैं, मैं ये करूंगी। एब्डोमिनल कब करते हैं मैडम? एब्डोमिनल मायोमेक्टमी इसलिए करनी है कि इसकी एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा है, जिस प्रोसीजर की एक्सपर्टीज होती है उसमें कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है, इसमें हम स्टेक्टमी नहीं कर रहे तो ओवेरियन फेलियर कम हो जाता है, लेकिन मैडम ये इन्वेजिव है एज कम्पेयर टू स्टेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी, और मैडम इसमें फिर ज्यादा रिस्क है इंजरीज का, सराउंडिंग ऑर्गन्स की इंजरी जैसे ब्लैडर, बाउल। मैडम मैं इसकी हिस्टेक्टमी इसलिए करना है कि मोस्ट कॉमन प्रोसीजर, एक्सपर्टीज अवेलेबल है, मेरी पेशेंट तंग आ चुकी है, शी डोंट वांट यूट्रस, शी डोंट वांट फर्टिलिटी कंसर्न्स नहीं है, एज इसकी जो है शी इज ऑलरेडी हैव डेवलप्ड वाइजोमोटर सिम्पटम, साइकिल इसके अबनॉर्मल हैं ऐसे, और शी इज गोइंग इनटू मेनोपॉज ऑलरेडी, तो और शी वांट डेफिनेटिव वन, शी हैव ट्राइड एवरी मेथड, शी डोंट वांट टू टेक अदर रिस्क, आई हैव डिस्कस विद हर, सो माय प्लान इज हिस्टेक्टमी। और कोई रिकरेंस नहीं है, जान छूट गई, फाइब्राइड आएगा कांडा, यूट्रस ही नहीं है। हाउएवर मैडम इसके रिस्पेक्टर्स हैं, मेजर सर्जरी है, कैन बी ड्रेस एज मोस्ट कॉमन प्रोसीजर, ठीक है, नेबरिंग ऑर्गन इंजरी हो जाती है, ओवेरियन फेलियर हो जाता है, तो मैं नहीं कर रही, या एचआरटी देनी पड़ जाएगी, ओवेरियन फेलियर हो गया, वो तो पहले डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो इट यू विल इंडिविजुअलाइज। अगर आपने हिस्टेक्टमी करनी है तो अच्छी अच्छी बातें कर लो, नहीं करनी तो बुरी बातें ज्यादा कर लो, तो ये आपके डिफेंस लाइंस हैं। सही। ओके, आगे डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्रियल सर्वाइकल, हाय अल्लाह पोली पाक बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। पोली पढ़ लो एक दफा। टाइप्स होती हैं, सिजाइल होते हैं, स्टॉक के साथ होते हैं। बस एनी अदर क्वेश्चन?
डॉक्टर है ना, जैसे जिन पेशेंट्स में हमें एग्जाम में जैसे एमसीक्यूज में आता है कि उनके लिए बनती ही स्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी है, क्योंकि पेशेंट जो है ना टेमोक्सिफिन ले रही होती है, और लेकिन ना फिर ऑप्शन में ना ओनली स्टेरोस्कोपी लिखा होता है और दूसरा ऑप्शन लिखा होता है पाइपल बायोप्सी, तो फिर हम उसमें क्या चूज करें? बायोप्सी लेना जरूरी है। मैलिग्नेंसी सिर्फ स्टेरोस्कोपी देख के नहीं निकलेगी, और मैलिग्नेंसी का डायग्नोसिस हिस्टोपैथोलॉजिकल है ना, लोकल नहीं है देखना, तो फिर आप बायोप्सी तो फिर ब्लाइंड बायोप्सी फिर उसमें करनी पड़ेगी प्रेफरेबली, तो फिर ऑप्शन ही नहीं है ना कोई। नहीं है ना, फिर ओनली स्टेरोस्कोपी भी तो नहीं करनी ना। जी स्टेरोस्कोपी तो सिर्फ देखने के लिए है कि भाई पोलिप है या नहीं, फिर आगे बट टेमोक्सिफन में तो सीए है, वो तो बायोप्सी के इंडिकेशन में आ रहा है ना। जी, या कोई और भी इस तरह की, जैसे अब 45 इयर्स परसिस्टेंट इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग है और हमें करनी बायोप्सी है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में स्टेरोस्कोपी लिखा है सिर्फ, दूसरे में पाइपल लिखा है, तो हम पाइपल ही फिर चूज करें क्योंकि बनती बायोप्सी है ना। बिल्कुल, ये तो ये इसे कहते हैं क्लिनिकल सेंस। यही है वो, ये जो क्लिनिकल सेंस होती है ना, वो यही है। तो डॉक्टर रेयर है एक वैसे। रिक्वेस्ट थी कि यहाँ हाँ पर जी। ना बड़ा वो आपकी टाइम अजान हमारी टाइम अजान डिफरेंट हो रही है, और चलती भी 3 4 5 अजानें, तो वो बीच में उठना पड़ जाता है। वो आप जरा इसका कुछ देख लें, या तो हमें मगरिब की बाद ले लें या मॉर्निंग में थोड़ा ले लें, जोहर की बाद ले लें, असर से पहले पहले, क्योंकि क्लास काफी जो पेशेंट आएगी ना एब्नॉर्मल टाइम रीडिंग के साथ, तो जी। ना आप लोगों पे वाजिब है कि आपने पूछना है कि पहले साइकिल क्या था, बिफोर दिस कि इट वाज लेबल्ड एज एब्नॉर्मल, पहले क्या था, फिर इसका हर फीचर कंपेयर करना है प्रीवियस और नाउ से। प्रीवियसली इसका था नॉर्मल, अब हो गया इसका हैवी। प्रीवियसली इसका था रेगुलर, अब हो गया इरेगुलर। प्रीवियसली इसका था नॉर्मल, अब हो गया फ्रीक्वेंट। प्रीवियसली इसका नॉर्मल था या शॉर्ट था, अब हो गया प्रोलॉन्ग। प्रीवियसली कोई इंटरमेस्टल ब्लीडिंग, प्रीमेस्टल ब्लीडिंग, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, पोस्ट ब्लीडिंग नहीं थी, अब हो गई है। You have to compare each parameter with previous parameter, then you will be able to make a diagnosis. तो इस तरह से आप करना, और ये मत कहा करें कि सिंस मेनार्की साइकिल वाज रेगुलर। सिंस मेनार्की साइकिल रेगुलर नहीं होता, 5-6 साल लग जाते हैं। तो आप बोलेंगे बिफोर दिस हर साइकिल वाज दिस, and now from 2 years the cycle is this. बस step 1 complete, move on. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपने कल कौन सा लेक्चर था जो आप कह रही हैं कि मैंने अपलोड नहीं किया था? हाइपरटेंशन वाइवा का था। अच्छा। चलो ओके, मेरी की तबीयत ठीक नहीं है।